नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन भी बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे व्यवस्थित संगठित आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान में स्थित है भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा में बिजोलिया नामक स्थान है और वहीं पर इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया जिसे हम प्राचीन समय में विजयावल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ऊपर माल के नाम से भी इसे जानते हैं। ऊपर माल, ऊपर वाला माल, माल उपजाऊ भूमि। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है ये। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया जो भीलवाड़ा में स्थित है, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये कहलाता है ऊपर माल। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच जो उपजाऊ भूमि क्षेत्र है वो कहलाता है ऊपर माल। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। अशोक परमार जगनेर के रहने वाले थे। जगनेर भरतपुर में स्थित है। अशोक परमार ने 1527 में खानवा युद्ध में जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, महाराणा सांगा की सहायता की थी। अशोक परमार भरतपुर के रहने वाले थे। 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच जो खानवा युद्ध हुआ उसमें अशोक परमार ने इनकी सहायता की थी, महाराणा सांगा की। उसी सहायता के इनाम स्वरूप सांगा ने अशोक परमार को इनाम में ये जागीर दी बिजोलिया वाली। मतलब इन्होंने जो इनकी हेल्प की उसके इनाम स्वरूप अशोक परमार को बिजोलिया जागीर दे दी। और इस प्रकार बिजोलिया का जो संस्थापक है वो अशोक परमार को माना जाता है। ये मेवाड़ रियासत का सदर मुकाम या हम कहें ए श्रेणी का ठिकाना था। मतलब प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। ये तो हुई बिजोलिया की सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ते हैं कि बिजोलिया में किसानों ने आंदोलन क्यों किया। विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान का ही नहीं पूरे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। और किसानों ने यहाँ जो विद्रोह किया है वो मुख्य रूप से लगान व्यवस्था को लेकर, लगान जिसे हम भू राजस्व भी कहते हैं। बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे वो किसानों से बहुत अधिक मात्रा में राजस्व लेते थे, कर लेते थे। उस समय लगभग 50% कर की वसूली होती थी। मतलब जितनी उपज होती थी उसका 50% भाग ठिकानेदार ले जाता था। इसके अलावा किसान जो था वो ठिकानेदार से अपनी कोई शिकायत और नहीं कर पाता था, क्योंकि किसान को एक नहीं कई शक्तियों से लड़ना पड़ रहा था। सबसे पहले तो यहाँ भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हो चुकी थी, अंग्रेज, फिर उसके बाद महाराणा, उसके बाद ठिकानेदार और सबसे लास्ट में था बेचारा किसान या आम जनता। अब अंग्रेज और महाराणा इन दोनों का प्रत्यक्ष रूप से किसान से कोई संबंध नहीं था कर वसूली को लेकर। अब ठिकानेदार प्रत्यक्ष रूप से किसान से जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर ये कर ज्यादा ले तो किसान अपनी शिकायत भी इनके पास नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर ये इनके पास शिकायत भी करते थे तो इन्हें तो ठिकानेदार से अपना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इन्हें कोई मतलब नहीं था कि वो वहां से टैक्स 50% ले या 60% ले। और ये महाराणा सहायक संधि के माध्यम से एक तरीके से पूरी तरीके से अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी विद्रोह करेगा, चाहे किसान करे चाहे ठिकानेदार, तो ब्रिटिश सरकार हमारी सहायता के लिए है। तो इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं था कर कितना वसूल करते हैं। इसके अलावा लाग, मतलब कर के अलावा जो एक्स्ट्रा कर लिए जाते थे जिन्हें कहा जाता था लाभ। मतलब ये लाभ अनिश्चित थी,
अव्यवस्थित थी। कोई ऐसा नहीं था कि अब की बार इतना लाख भाग, जितना चाहें कर के अलावा वो लोग इनके नाम पर एक्स्ट्रा कर लेते थे। जैसे मान लो कोई किसी दुर्ग निर्माण का कार्य चल रहा है और उसमें गधे लगाए गए हैं काम के लिए। अब उन्हें ऐसा लगता है कि गधों को काम पे ना लगा के उनसे उसके बदले में एक्स्ट्रा लाग लगा दी जाए और उसके बदले में उसका पैसा वसूल कर लिया जाए। इस प्रकार जैसे खरगड़ो या भावली लाग, अगर बिजोलिया की राव की घरवाली चूड़ा पहनती है तो लगा दी चूड़ा लाग, खेड़ा लाग, मतलब इस प्रकार की अलग अलग कर के अलावा। और उस समय लगभग 84 प्रकार की लाग बाग थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि लगभग कुल इनकम का 18-19% इन लाग बाग में चला जाता है। 50% तो टैक्स ले रहे हैं, इसके अलावा लगभग 18-19% लाग बाग को चला जाता था। ये करके अलावा होती थी। इसके अलावा बैठ बेगार, बैठ बेगार ये वो व्यवस्था थी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई उनको काम के बदले में पैसा नहीं मिलता था। मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें बेकार में काम करना पड़ता था, बिना कोई वेतन लिए, बिना किसी भी प्रकार की सहायता या बिना किसी भी प्रकार की मजदूरी लिए, वो बेकार व्यवस्था। उस समय जो भू राजस्व की प्रणाली थी वो थी लाटा और पूता। इसके खिलाफ भी किसानों का विद्रोह था। लाटा और पूता क्या था? लाटा में तो फसल कटने के बाद, फसल कटाई के बाद जब अनाज को इकट्ठा कर लिया जाता था उस समय तोल कर ठिकानेदार अपना हिस्सा ले लेता था लगान का, भू राजस्व का। ये थी लाटा पत्ती। मतलब फसल कटने के बाद अनाज का ढेर है, उसमें से जो भी 50% 60% वो अपना हिस्सा ले लेता था तोल कर। और कूता जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इसमें कूता का मतलब होता है कूदना, अंदाजा लगाना, अनुमान से। अब ये जो अंदाजा था ये खड़ी फसल का लगता था। मतलब इसमें फसल कटने से पहले ही अनुमान लगा लिया जाता था कि लगभग इससे इतनी इनकम होगी जो खड़ी फसल है, और उसके आधार पर अनुमान से ही उसका अंदाजा लगा के भू राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता था। लेकिन इसमें भी क्या है, ठिकानेदार के जो कर्मचारी थे भ्रष्ट, वो उसका आकलन गलत कर देते थे और उसका नुकसान किसको उठाना पड़ता था? बिजोलिया के किसान को। और इन्हीं सब बातों को लेकर बिजोलिया के किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। अब हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में दो चार ऐसी बातें पढ़ेंगे जो इस बिजोलिया किसान आंदोलन को बाकी किसान आंदोलनों से अलग बनाती है। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन एक तो सबसे पहले अहिंसात्मक था। मतलब इस बिजोलिया किसान आंदोलन में किसी प्रकार की हत्या नहीं हुई। मतलब एक बहुत बड़े स्तर पर कि भाई युद्ध हुए हो, ऐसा नहीं हुआ। इतने लंबे समय तक चला है, लेकिन अहिंसात्मक रहा है। दूसरी बात है कि ये राजस्थान का प्रथम व्यवस्थित या जिसे हम कहें सुगठित संगठित विद्रोह था। राजस्थान का पहला व्यवस्थित या संगठित किसान विद्रोह कौन सा? बिजोलिया। इसके अलावा व्यापक इसका जो प्रभाव था वो देशव्यापी था। छोटे स्तर पर शुरुआत जरूर बिजोलिया से हुई थी, लेकिन बाद में इसका असर देशव्यापी हुआ। इसके अलावा ये सर्वाधिक लंबा या सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। 1897 से शुरुआत हुई और 1941 तक, मतलब लगभग 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला। इसके अलावा इस किसान आंदोलन में भाग लेने वाले धाकड़ जाति के लोग थे। हम राजस्थान में जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये आंदोलन विशेषकर विशेष जातियों से हुए, जैसे अलवर में मेव जाति, सीकर शेखावाटी में जाट जाति। उसी प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसानों ने विद्रोह किया था। सबसे लंबे समय तक रहा, व्यवस्थित था। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन देशव्यापी रहा, अहिंसात्मक रहा। ये तो बात हुई बिजोलिया किसान आंदोलन की सामान्य जानकारी। अब हम
पढ़ेंगे इसकी प्रमुख घटनाएं, क्यों हुआ किसान आंदोलन, क्या क्या इसकी प्रमुख घटनाएं हैं। हम इसे अपनी सुविधानुसार समझने के लिए इस किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटते हैं। पहले चरण में 1897 से लेकर 1916, सेकंड चरण में 1916 से 1927 और तीसरा चरण 1927 से 1941। ये कोई भी मान्य वो नहीं कि कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाएगा द्वितीय चरण कब शुरू हुआ, तृतीय चरण, ये तो हमने अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट लिया। इस चरण में जब विजय सिंह पथिक नहीं आए थे उससे पहले वाला भाग, और ये विजय सिंह पथिक जब बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े वो भाग, और तीसरे चरण में जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए उसके बाद वाला। देखिए 1897 से 1916 पहले चरण में साधु सीताराम दास ये मुख्य थे, इन्हें हम आंदोलन का जनक भी बोलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? साधु सीताराम दास। द्वितीय चरण में मुख्य भूमिका में रहते हैं विजय सिंह पथिक, जिन्होंने इस आंदोलन को एक बहुत बड़े स्तर पर देशव्यापी बनाया। मतलब यहाँ एक छोटे से रूप से जो शुरू हुआ उसको व्यापक बनाने का काम किया विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक के आंदोलन छोड़ने के बाद सेठ जमनालाल बजाज और माणिकलाल वर्मा, इन दोनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। इसके अलावा विजय सिंह पथिक को यहां साथ देने वाले थे हरि भाई किंकर। कंफ्यूज मत होना विद्यार्थियों, इधर थे तीसरे चरण में हरि भाऊ उपाध्याय, दोनों अलग अलग हैं। हरि भाऊ उपाध्याय तीसरे चरण में विजय सिंह पथिक के साथ हरि भाई किंकर। साधु सीताराम दास के साथ इधर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, और इधर मन्ना पटेल। मैंने नाम इसीलिए लिखे हैं कि हम इन तीनों में कंफ्यूज नहीं हो। मन्ना पटेल मिड में था, मध्य वाले चरण में, और नानजी पटेल ठाकरे पटेल प्रथम चरण में। मतलब ये शुरुआती थे, ये बीच में मन्ना पटेल। अब हम एक एक चरण को पढ़ेंगे कि किस चरण में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। देखो हम शुरुआत करते हैं प्रथम चरण से। 1897 में क्या होता है कि गिरधारीपुरा नामक एक गांव है और उसमें कोई मृत्यु भोज का अवसर है। मतलब गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर वहां पर सभी किसान इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर बैठकर वो अपने इन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। जब भी हम किसी ऐसे सामाजिक समारोह में शामिल होते हैं, चाहे कोई शादी ब्याह हो, कोई मृत्यु भोज हो या कोई अन्य सामाजिक अवसर हो, उस समय हम अक्सर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ इस गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर ये उन लाल बाग या उन कर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यहाँ इन सब की ये सर्वसम्मति बनती है कि भाई हमें जो अधिक लगान लिया जा रहा है ठिकानेदार से, इसकी शिकायत हमें महाराणा से करनी चाहिए। और इसके लिए ये 2 आदमी नियुक्त करते हैं, एक नानजी पटेल और एक ठाकरे पटेल, जो मैंने अभी पहले चरण में बताया था, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। और ये निश्चित किया जाता है कि इन दोनों को किसके पास भेजा जाए? महाराणा फतेह सिंह के पास। किस लिए? ये बताने के लिए कि ठिकानेदार हमसे बहुत अधिक मात्रा में कर की वसूली कर रहा है, जो हमारे बस की बात नहीं। दोनों के दोनों मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह क्या करते हैं? एक जांच के लिए भेजते हैं हामिद हुसैन को। ये किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए आता है कि जांच सही है या गलत। हामिद हुसैन आके बिजोलिया में
किसानों की शिकायतों की जांच करते हैं वो पूर्णतः सही है। मतलब किसानों की जो शिकायतें थी, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, इनके अनुसार इन्होंने जो भी शिकायतें की थी वो पूर्णतः सत्य पाई गई। लेकिन फिर भी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने यहाँ के ठिकानेदार पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उस समय जो ठिकानेदार थे राव किशन सिंह या कृष्ण सिंह, कोई भी कार्रवाई न होने से किसानों का मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ और ठिकानेदार प्रोत्साहित हुआ और उन्होंने क्या काम किया, इन दोनों को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को कह दिया कि बिजोलिया के आसपास आप मुझे कहीं दिखने ही नहीं चाहिए। आप गए थे ना मेरी शिकायत लगाने, लाओ क्या कर लिया मेरा, और इन दोनों को वहां से निर्वासित कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, 1903 में राव किशन सिंह या कृष्ण सिंह एक ही बात है, किशन सिंह कहें या कृष्ण सिंह एक ही बात है। राव किशन सिंह 1903 में एक नया कर लगाते हैं, चौरी कर। और चौरी कर में रुपए देने होंगे आपको 5 रुपए। हो सकता है 5 रुपए आज के हिसाब से हमें कुछ भी नहीं लगे, लेकिन उस समय के हिसाब से आज के 50,000। चौरी कर उन किसानों को देना होता था जब वो अपनी पुत्री की शादी करेंगे। मतलब जब वो अपनी पुत्री की शादी करेंगे तो उस समय उन्हें चौरी कर के रूप में 5 रुपए ठिकानेदार को देने होंगे। अब किसानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि पुत्री की शादी में तो वैसे ही किसान की हालत खराब रहती है और उसके अलावा चौरी कर के रूप में 5 रुपए और दो। किसानों ने इस चौरी कर का विरोध किया। उसके बाद 1906 में राव पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार बनते हैं। राव पृथ्वी सिंह ने होते क्या काम किया, उन्होंने एक नया कर लगाया जिसे कहते हैं तलवार बंधाई, या जिसे हम कहें नजराना या उत्तराधिकार से। मतलब जब ठिकाने पर कोई नया ठिकानेदार बैठता था तो उसे राशि नजराने के रूप में मेवाड़ के महाराणा को भेंट स्वरूप देनी होती थी। अब इस पृथ्वी सिंह ने क्या काम किया, उस भेंट वाली राशि को जो उनको देनी थी वो डाल दी किसानों पर। इसे कहा गया तलवार बंधाई कि ये पैसा आपको मुझे देना है तब मैं उनको दूंगा। अब इसका भी इन्होंने विरोध किया। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर 1903 में किशन सिंह लगा रहा है चौरी कर और 1906 में राव पृथ्वी सिंह यहाँ लगा रहा है तलवार बंधाई। किसान पहले से ही इनसे परेशान है और इन दो करों से और ज्यादा परेशान हो गए। चौरी कर के बाद लगने के बाद जितने भी किसान हैं जिनकी भी लड़कियां शादी योग्य हैं वो उन लड़कियों को लेकर और किसी उसके पास पहुंच जाते हैं। लगभग 200-250 लड़कियों को लेकर पहुंच जाते हैं कि ये सब शादी योग्य हैं और इस कर के वजह से हम इसकी शादी नहीं कर पा रहे। और उन्होंने चेतावनी दे दी कि हम जमीन की भी जुताई नहीं करेंगे। अब होता क्या है, यहाँ राव किशन सिंह घबरा जाता है और उसने यहाँ पर 1905 में इस चौरी कर को समाप्त कर देता है। 1903 में जिस चौरी कर को लगाया था 1905 में समाप्त, और जो कर 50% लिया जा रहा था उसमें भी कमी करके कर देता है 40%। कौन? राव किशन सिंह। और ये मानिए ऐसा करना बिजोलिया किसान आंदोलनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, या हम इसे ये कहें ये इस आंदोलन की प्रथम सफलता थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रथम सफलता क्या थी? चौरी कर समाप्त होना, या जो टैक्स था 50% की जगह 40% होता। अब इनसे प्रेरणा लेकर ही जब ये तलवार बंधाई यहाँ लागू की गई तो यहाँ पर सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदत्त तीनों ने विरोध दर्ज कराया जैसे इन्होंने तलवार बंधाई की। अब उस समय क्या होता है कि ये जो राव पृथ्वी सिंह था ये पहले ही इन किसानों से बड़ा नाराज था और इन्होंने क्या काम किया, इन दोनों के दोनों को निर्वासित कर दिया। जैसे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को किया था, इन दोनों को बिजोलिया से इन्हें भी निर्वासित कर दिया।
और साधु सीताराम दास जो थे, जो बेचारे लाइब्रेरी में काम करते थे, उन्हें भी उनकी उस नौकरी से हटा दिया गया। मतलब किसानों को फिर यहाँ हतोत्साहित करने की बात की गई। किसके द्वारा? राव पृथ्वी सिंह के द्वारा। अब उसके बाद 1914 में नए राव बनते हैं। बिजोलिया के ठिकानेदार राव कहलाते थे, राव केसरी सिंह। केसरी सिंह नाबालिग और नाबालिग होने की वजह से इनकी मां भी इनके साथ सहयोग करती थी शासन कार्यों में। उस समय मेवाड़ के महाराणा ने नाबालिग होने की वजह से यहां पर नियुक्त कर दिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड्स या जिसे हम कहते हैं मुनसिरमा। मतलब इस ठिकाने का जो प्रशासन है, शासन है, वो ले लिया मेवाड़ के महाराणा ने। और इन्होंने राव केसरी सिंह ने भी कुछ लागबागों में, कुछ लगान में यहाँ पर कटौती कर दी, क्योंकि कोर्ट ऑफ वार्ड्स की जब नियुक्ति हुई उससे पहले ही इनकी मां के द्वारा कुछ यहाँ पर लागबागों में और कुछ राजस्व में कटौती कर दी। ये तो थी विद्यार्थियों इसका प्रथम चरण, मतलब जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण 1916 से 1927। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल होते हैं विजय सिंह पथिक। पथिक गुठावली गांव के रहने वाले थे। गुठावली स्थित है बुलंदशहर, बुलंदशहर यूपी में। 1882 में इनका जन्म हुआ और इनके बचपन का नाम या मूल नाम जो था वो था भूप सिंह। यूपी के रहने वाले थे, गुठावली नामक गांव के। 1882 में जन्म हुआ, इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। अब होता क्या है, 1907 के आसपास देश में सशस्त्र क्रांति चलाई जा रही है। रास बिहारी बोस जो सशस्त्र क्रांति के प्रमुख प्रणेता हैं, रास बिहारी बोस और सचिंदर नाथ सान्याल, ये दोनों सशस्त्र क्रांति चला रहे हैं पूरे देश में। और इन्होंने हर आदमी को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर क्रांति फैलाने का काम सौंपा हुआ है। किसी को महाराष्ट्र में, किसी को दिल्ली में, किसी को राजस्थान में। अब राजस्थान में जो काम सौंपा गया है वो सौंपा गया है पथिक को, और किसके साथ? गोपाल सिंह खरवा और पथिक दोनों को काम सौंप दिया गया राजस्थान में क्रांति फैलाने का, कि भाई राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत करेंगे वो करेंगे राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। अब होता क्या है कि जैसे ही क्रांति का दमन होता है, लगभग 1911-12 के आसपास जैसे ही क्रांति का दमन होता है, इन दोनों को पकड़ के और टाटगढ़ किले में बंद कर देते हैं। टाटगढ़ किला है अजमेर में, कर्नल जेम्स टोड से जिसका संबंध है, टोडगढ़ किला, वहां पर बंद कर देते हैं। अब यहां बंद होने के बाद गोपाल सिंह खरवा तो किस तरह निकल के अपने घर पहुंच जाते हैं और बाद में वहां जाकर उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। पथिक भी इस किले से निकलकर और आ जाते हैं ओछड़ी गांव है चित्तौड़ में। चित्तौड़ में ओछड़ी गांव है। अजमेर से निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं, अपना वेश बदल लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और यहाँ गांव में आकर शिक्षक का काम करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपना नाम रख लेते हैं विजय सिंह पथिक। मतलब इससे पहले इन्हें भूप सिंह के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये किस नाम से जाने गए? विजय सिंह पथिक से। चित्तौड़ में क्या होता है, उस समय इनका संपर्क होता है हरि भाऊ किंकर
हरिभाऊ किंकर उस समय वहां पर चलाते थे विद्या प्रचारणी सभा। पथिक इस सभा से जुड़ गए और इस सभा के माध्यम से ये वहां पर शिक्षा कार्य करने लगे। अब उसी समय इनकी एक शाखा, विद्या प्रचारणी सभा की एक शाखा बिजोलिया में स्थापित की गई थी साधु सीताराम दास के द्वारा। मतलब इनकी एक शाखा, विद्या प्रचारणी सभा की एक शाखा बिजोलिया में थी। उसी समय क्या होता है कि इसका जो वार्षिक सम्मेलन होना था विद्या प्रचारणी सभा का, और उसी वार्षिक सम्मेलन में सीताराम दास जी यहाँ आए हुए हैं। और जहां पर कौन है? विजय सिंह पथिक भी वहीं पर है। जब यहाँ पर इनका आना हुआ तो वहां पर विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास दोनों का परिचय होता है, और सीताराम दास जी ही इन्हें कहते हैं कि आप कहां चलिए? बिजोलिया। मतलब सीताराम दास जी के विशेष आग्रह पर ये विजय सिंह पथिक वहां से कहां आए? बिजोलिया। साधु सीताराम दास जी ने उन्हें कहा कि आप बिजोलिया चलिए और वहां किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। तब सीताराम दास जी के कहने पर विजय सिंह पथिक आते हैं बिजोलिया। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहीं पर माणिकलाल वर्मा देशभक्ति की शपथ लेते हैं। किसके सामने? विजय सिंह पथिक के सामने। माणिकलाल वर्मा पथिक के सामने देशभक्ति की शपथ लेते हैं, आजीवन उनके साथ काम करने की। माणिकलाल वर्मा वहां पर एक पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर है, उसी जैन मंदिर में ये इनके सामने शपथ लेते हैं। मतलब एक तरीके से विजय सिंह पथिक को यहाँ दो सहयोगी मिल रहे हैं, साधु सीताराम दास और माणिकलाल वर्मा। अब इसके बाद इनका पहला काम है कि किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को, इन किसानों को संगठित करके, व्यवस्थित करके इसे व्यापक रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या सावन के महीने में आती है और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाते हैं 1917 में। विजय सिंह पथिक ठिकानेदारों को और महाराणा को यहाँ संदिग्ध लगने लगे, इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी, और इसीलिए ये उमा जी के खेड़े वहां पर एक सुनसान मकान में रहने लग गए। कौन? विजय सिंह पथिक। और वहीं से अब ये स्थापना कर रहे हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड की। हरियाली अमावस्या के दिन और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त तुम जान लो, स्वतंत्रता हित में अब धर्म युद्ध की ठान लो, इस प्रकार से कहकर और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। 1917 में उसी समय क्या होता है? भारत विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, और उसी समय युद्ध के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी समय एक नारायण पटेल नाम का किसान, जिसने जबरदस्ती जिसे बेगार करवाई जा रही है और लगान न देने का जिसे बंदी बना लिया गया, जिसे मारापीटी की गई है, इन दोनों बातों को लेकर, युद्ध का चंदा और नारायण पटेल की बेगार को बात को लेकर इनका विरोध दर्ज कराते हैं इस ऊपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से। युद्ध चंदा कि भाई युद्ध के लिए जो चंदे की वसूली की जा रही है वो हम चंदा नहीं देंगे। नारायण पटेल कि इनको मुक्त किया जाए, अन्यथा हमें भी जेल में डाल दिया जाए। उसके बाद 1919 में विजय सिंह पथिक स्थापना करते हैं राजस्थान सेवा संघ की, वर्धा महाराष्ट्र में। इनके जो प्रमुख सहयोगी थे वो थे राम नारायण चौधरी और सेठ जमनालाल। इनके सहयोग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर देते हैं वर्धा महाराष्ट्र में। 1920 में ये इसकी शाखा को ले आते हैं अजमेर में। राजस्थान संघ सेवा संघ की
अजमेर में स्थापना कर देते हैं 1920 में। इस राजस्थान सेवा संघ ने वर्धा से अपना समाचार पत्र निकाला राजस्थान केसरी, और जिसके माध्यम से किसानों की बातें की जाने लगी। राजस्थान केसरी 1920 में जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में हो गई तो इन्होंने यहां से समाचार पत्र निकाले नवीन राजस्थान, या हम कहें तरुण राजस्थान। ये दो समाचार पत्र यहां से इन्होंने इसके माध्यम से निकाले, राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से। मतलब विजय सिंह पथिक का अब यहाँ ये कार्य हो गया है कि वो इस आंदोलन को देशव्यापी बनाए, और इसलिए वो कांग्रेस के जो सम्मेलन हो रहे हैं वार्षिक, उनमें भी जाने का प्रयास करते हैं, जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। इसके अलावा उसी समय ऊपर महल से एक समाचार पत्र निकलता था, रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास, इनके सहयोग से ऊपर माल डंका ये समाचार पत्र निकाला गया इनके द्वारा। इसी समय उसने जो बिजोलिया के किसान थे उनसे राखी भिजवाई गणेश शंकर विद्यार्थी को। गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने एक समाचार पत्र निकालते थे, प्रताप नामक समाचार पत्र, कानपुर से प्रकाशित होता था ये। किसानों के माध्यम से राखी भिजवाई गई और गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके हर कार्य में उनके साथ हैं, और इस समाचार पत्र का भी बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा। मतलब इन्होंने उन किसानों की बातों को इस समाचार पत्र में उठाया। इसके अलावा माणिकलाल वर्मा, जिन्होंने उस समय गीत गाया पंछिड़ा, ये किसान गाने लगे पंछिड़ा गीत। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन।